हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 1 न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और इस न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाएँ उन वीडियोज़ को ओपन करके देखें। तो आज का जो लेक्चर है ये बड़ा ही बेहतरीन समझ में आने वाला है आपको, क्योंकि उसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक हमने पूरा क्लियरली बता दिया था। इनके डेरिवेशंस को भी हमने बता दिया था, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को भी हमने डिराइव करके बता दिया था कि कैसे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं या कैसे न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। इन दो टॉपिक को भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और तीसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लो कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन फोर्स? देखो, फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स देखिएगा क्या है। फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स वह बल होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। यानी फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कभी भी ये मत कहना कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है, क्योंकि अगर हमारे और अर्थ के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हमारा मूवमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है। हम आसानी से इजीली हम वॉक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता। हम सिंपली कहेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है। अच्छा देखो, फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न कैसे हुआ मैं इस बारे में डिस्कस करता हूँ। उसके बाद में मैं इसके टाइप के बारे में बताऊंगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है। हम तो ये तो समझ गए कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे अगर हम देखें, सपोज कर लो कि फ्रिक्शन फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक हमने ब्लॉक ले लिया। इस ब्लॉक का मास सपोज करते हैं कि 20 kg है। सपोज कर लो इस ब्लॉक का मास कितना है, 20 kg है। हमने क्या किया, बहुत ही थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है। एक 20 किलो का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, मैंने उस पर हल्का सा ऐसे फोर्स लगाया। क्या ब्लॉक आगे जाएगी? नहीं, बिल्कुल आगे नहीं जा रही है। ठीक है। हमने थोड़ा और फोर्स लगाया, नहीं आगे जा रही है। हमने थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया तो आगे गया। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने ये थोड़ा सा जब फोर्स लगाया था, जब फोर्स की वैल्यू कम थी तब भी हमने एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया था, और जब फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई उस कंडीशन में भी हम एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो बॉडी है, ये बॉडी आगे की तरफ नहीं जा रही है। इसका सेंस यह हुआ कि जरूर कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो हमारे अप्लाइड फोर्स का अपोज कर रहा है। ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो हमारे अप्लाइड फोर्स का अपोज कर रहा है। तो दोस्तों उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना। उस अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ओके। अब देखना, फ्रिक्शन फोर्स जो है जनरली उत्पन्न कैसे होता है। अभी मैंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मतलब एक सरफेस, फ्रिक्शन फोर्स ये नहीं चाहता, फ्रिक्शन फोर्स यह नहीं चाहता कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को छोड़कर आगे बढ़े। ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स ये कभी नहीं चाहता कि एक ऑब्जेक्ट अपने सरफेस को, मतलब जिस सरफेस को रखा हुआ है उस सरफेस को छोड़कर आगे बढ़े, ऐसा कभी नहीं चाहता है। ठीक है ना। ये समझ लो कि दो प्रेमियों को मिलाने का काम करता है। बड़ा ही अच्छे नेचर का होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है ना। ये सिर्फ दो प्रेमियों को मिलाने का ही काम नहीं, बल्कि और भी इनके कई सारी विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पर हम देखें कि ये फ्रिक्शन फोर्स उत्पन्न कैसे हुआ। तो अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। और वैसे ही ये जो अर्थ का सरफेस है, यह सरफेस भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, जिन पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम, या फिर कह सकते हो मालिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है। मालिक्यूल भी छोटा ही होता है पार्टिकल, तो सिंपली कह सकते हो एटम या मालिक्यूल से कह सकते हैं मिल करके ये दोनों बने हुए हैं। तो यदि हम इसको और ज़्यादा जूम करें तो जूम करके हम देखेंगे कि इस एटम में एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है ना। ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमने जितना इलेक्ट्रॉन बनाया इतना ही होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है।
दूसरे एटम को लेते हैं, दूसरे सरफेस के एक एटम को लेते हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देगा एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखो जनरली होगा क्या कि हम जानते हैं कि जो पहला वाला जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसे नेचर का होगा, पॉजिटिव। दूसरा न्यूक्लियस भी कैसा नेचर का होगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर के होते हैं, नेगेटिव, और ये भी इलेक्ट्रॉन कैसे नेचर के होते हैं, नेगेटिव, ठीक है ना। तो पहले वाले का न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे वाले का जो न्यूक्लियस है वो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो एक दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ऐसा अट्रैक्शन सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि सारे के सारे मॉलिक्यूल में हो रहा है, यानी कि लगभग ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के टच में हैं, एक सरफेस से दूसरे सरफेस के टच में हैं, और सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो फ्रिक्शन क्रिएट कर दे रहा है। मतलब एक एटम नहीं चाह रहा कि दूसरा एटम आगे बढ़े, दूसरा नहीं चाहता तीसरा आगे बढ़े, तीसरा नहीं चाहता है कि चौथा आगे बढ़े, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि हमारे साथ रहे, मिलजुल करके रहे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे फोर्स का अपोज करने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। बच्चों क्लियर होगा सभी को कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है। फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, और हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अब देखिएगा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल फोर्स होता है। कहोगे सर एडजस्टेबल कैसे हुआ। सोचने वाली बात यह है कि सपोज कर लो कि ये 20 केजी का ब्लॉक है, और हमने इस पर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। सपोज करो कि 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। हमने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये आगे नहीं जा रहा है, या इससे कम लगाया तो आगे नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो ब्लॉक मान लो आगे बढ़ गया। लेट सपोज कि ये ब्लॉक आगे बढ़ गया। तो सोचने वाली बात यह है कि हमने जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था तब भी हमने अनबैलेंस्ड फोर्स ही लगाया था, और जब 100 न्यूटन लगा रहे हैं तब भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि यदि ये बॉडी रेस्ट में है और हमने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया, मीन्स इस बॉडी को मोशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे फोर्स का कोई अपोज कर रहा है, और उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। उस फोर्स को क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अगर हम देखें तो जो भी हमने अप्लाइड फोर्स लगाए हैं, ये फोर्स एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहती है और उसे मोशन में लाना है तो उसके लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स ही लगाना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है, मतलब इस बॉडी को मूव करना चाहिए, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, मीन्स मेरे अप्लाइड फोर्स का कोई अपोज कर रहा है, और उस फोर्स को हमने बोला फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सपोज कर लो कि हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ये बॉडी आगे नहीं बढ़ रही है। 5 न्यूटन फोर्स लगाया, आगे नहीं बढ़ रही है। 10 न्यूटन फोर्स लगाया, आगे नहीं बढ़ रही है। अगर मान लीजिए हमने 11 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी आगे बढ़ गई, ठीक है। 11 न्यूटन फोर्स लगाने में बॉडी आगे बढ़ गई, मतलब हमने 1 न्यूटन लगाया तभी कोई बैलेंस किया फोर्स को, 5 न्यूटन लगाया तो भी कोई बैलेंस किया। अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन का शक्ति लगाया तभी कोई ना कोई हमारे फोर्स को बैलेंस किया। इसको जरा उठाओ, तभी जो है कोई इस फोर्स को बैलेंस किया। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एडजस्टेबल है। देखना कैसे, अगर सपोज कर लो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम लिमिट 10 न्यूटन का है। फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम लिमिट है कितने का है, 10 न्यूटन का है। ये जरूरी नहीं है कि 10 न्यूटन का ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अगर 10 न्यूटन का इसका मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है, तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो क्या ये 10 न्यूटन लगाएगा। कहने की वाली बात तो यही है कि अगर मान लीजिए हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, इसने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो पता चला कि हमने हल्का सा टच किया इस ब्लॉक को और ये ब्लॉक हमारी ही तरफ आना शुरू हो गया। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम किसी ब्लॉक को टच फोर्स लगा रहे हैं किसी ब्लॉक पे, वो ब्लॉक आगे नहीं जा रहा तो पीछे भी नहीं आएगा, वहीं रुका रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने यदि 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन फोर्स लगाएगा। हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया या हमने 11 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस कंडीशन में भी फ्रिक्शन 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज कितना है, 10 न्यूटन तक का है, ठीक है। देखो ऐसा कंडीशन हमारे एवरीडे लाइफ में भी होता है। जनरली फ्रिक्शन फोर्स ऐसे नहीं एक्टिवेट होगा, जब तक कोई फोर्स लगेगा नहीं तब तक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट ही नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि 2 प्रेमी हैं, ठीक है,
दो प्रेमी हैं, दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है बड़ा ही अच्छा है, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है और दोनों नहीं चाहते हैं एक दूसरे से बिछड़ना। ठीक है, दोनों की बात छोड़ो, सपोज कर लो कि पहला नहीं चाहता है, ये लड़का नहीं चाहता है कि ये मेरे से बिछड़े। ठीक है, अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है, दोनों एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आया, एक तीसरा लड़का इधर आ गया और पहले वाले को पता चला कि ये हमारे रिलेशनशिप में जो है इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो पर्सन है इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और यह भी इसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना, एक्टिवेट कैसे होगा, घुमाना फिराना शुरू कर देगा, इधर उधर रेस्टोरेंट में लेके जाना शुरू हो जाएगा, खान पान भी सही हो जाएगा। कोशिश इसकी यही रहेगी कि हम किसी भी तरह से अपना इम्प्रेशन इस पर जताएं और ये मुझे छोड़ करके ना जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसकी भी एक लिमिट है कि ये कहाँ तक खर्चा कर सकता है। अब सपोज करिए कि यहाँ पे जो लड़का है, इस लड़के की औकात है कि ये 10 रुपये तक खर्चा कर सकता है, या मान लीजिए 100 रुपये तक। 10 रुपये तो बहुत कम हो गया आजकल के लिए। सपोज करिए कि इसकी औकात है कि 100 रुपये तक खर्चा कर सकता है, या मान लीजिए 10,000 तक खर्चा कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए 10,000 तक की खर्चा कर सकता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट 10,000 तक की है। और ये जो तीसरा जो पर्सन आया, ये पर्सन अगर सपोज कर लीजिए कि अंबानी का लड़का हो, तो अब सोच सकते हैं कि इसकी लिमिट इसके लिमिट से कितना ज़्यादा है। ठीक है ना, इसका लिमिट तो कुछ भी नहीं इसके सामने। तो जाहिर सी बात है कि इनको इनके अट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। जब इनको पैसा ज़्यादा दिखाई देगा तो यहाँ से कट लेंगी और जाकर इनकी बॉन्डिंग इनके साथ जुड़ गई। मतलब ये चाहता था कि हमें छोड़ के ना जाएं, लेकिन फिर भी इनको जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने जो फोर्स लगाया था, इस फोर्स की वैल्यू इनके वैल्यू की अपेक्षा ज़्यादा थी। बात समझे ना, इसका अप्लाइड फोर्स इनके अप्लाइड फोर्स की अपेक्षा ज़्यादा था, इस वजह से इनको इधर शिफ्ट होना पड़ा। क्लियर हो गया होगा? तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। इन दोनों एटम के बीच में अट्रैक्शन तो होगा, वो चाहेंगे नहीं कि एक दूसरे से बिछड़ें, लेकिन जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू यदि इन फ्रिक्शन फोर्स की अपेक्षा ज़्यादा हो जाए तो इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ना ही है और ये फिर आगे बढ़ जाएगा। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो दो सॉलिड सरफेस के बीच में भी लगता है, लिक्विड के बीच में भी लगता है, गैसेस के बीच में भी लगता है। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हो जो सॉलिड के सरफेस के बीच में जो लगता है फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शन फोर्स ही बोलते हैं नॉर्मली। जो लिक्विड के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है या अपोजिंग फोर्स जो लगता है उसको बोलते हैं लोग विस्कोसिटी। उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। या फ्लूइड में भी जो लगता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं, या फिर एयर रेजिस्टेंस कह सकते हो। एयर रेजिस्टेंस जो है वो अभी मोशन करने से, एक लेयर दूसरे लेयर को मूव करने से रोकती है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि सपोज कर लो किसी बाल्टी में पानी रखी हुई है, उस पानी को मैं ऐसे घुमा देता हूँ। ठीक है, घुमा दूंगा तो पानी निरंतर आगे ऐसे घूमते रहना चाहिए। ठीक है, कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर दूसरा कोई फोर्स लग नहीं रहा, हमने जो घुमाया है उस फोर्स के कारण उसको घूमते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ देर के बाद में पानी अपने आप रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पानी का जो एक लेयर है वो दूसरे लेयर को मूव करने से रोकता है। ठीक है ना, और एक लेयर दूसरे लेयर को मूव करने से रोकेगा, मीन्स यह है कि वहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा और उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो वो अभी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स का ही पार्ट हो गया। तो खैर देखिएगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमारा जनरली 3 टाइप का होता है। एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, और तीसरा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जो क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो उस कंडीशन में उसका जो फ्रिक्शन होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जैसे सपोज करो इसका 10 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, जब कोई बॉडी मोशन कर रही होती है, कोई कार है मोशन कर रही है, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसके टायर और सरफेस के बीच में या रोड के बीच में, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों फ्रिक्शन क्या है। आइए अब देखते हैं एक लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, उस लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। और वह लॉ ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेकर के दिया गया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग देखो, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ है,
और अगर इस पर मैक्स लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक लॉ मिला हुआ है यहाँ पे हमारा। लॉ देखिए क्या है, सपोज कर लो कि एक बॉडी है, इस बॉडी का मास m है, ठीक है। इस बॉडी का मास कितना है, m है। इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो भी फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा, दैट फ्रिक्शन फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल N से भी N से या फिर R से, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्फ्यूज ना होना, ठीक है। तो ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के, नॉर्मल रिएक्शन के। यानी सिंपली कह सकते हो एफ एस मैक्स विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। यहाँ पे म्यू एस हमने लिख दिया, ठीक है। म्यू क्या है, इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सिंपली क्या कह सकते हैं इसको, वेयर म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इस म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी ऐसे कह सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये जो म्यू है, म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ रोड पे, या कह सकते हो नेचर ऑफ सरफेस पे। जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, अगर उनका रफनेस ज़्यादा होगा तो इस म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, अगर रफनेस कम होगा तो इस म्यू की वैल्यू कम होगी। तो ये कंप्लीटली हमने समझ लिया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है और हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अभी बढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। तब तक आप चाहें तो इस डेरिवेशन को नोट करें, छोटा सा ही डेरिवेशन है, 2-3 लाइन का। फिर मैं इसे रब करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसके नेम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यानी कि अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे कोई बॉडी है, ये बॉडी पॉइंट P1 पे है, ठीक है। P1 से मूव कर रही है, एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ठीक है ना। जब सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगी तो हम कह सकते हैं इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म कब कहेंगे, अगर इसका स्पीड कांस्टेंट हो, यदि v क्या हो, कांस्टेंट हो। यदि v का वैल्यू कांस्टेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगभग आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है विथ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि इसका स्पीड बदलता नहीं है, सेम स्पीड से यदि मूव करती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वह मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन नहीं होगी तो बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मोशन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो कहोगे सर स्पीड तो कांस्टेंट है। यहाँ पे बेटा स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिएगा, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी v1 है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। सपोज करो बॉडी यहाँ पे p1 पॉइंट पे है, p1 से मूव करके कहाँ पे आ गई, p2 पर आ गई, यहाँ पे इस पॉइंट पर आ गई, जो कि हमने यहाँ पे दर्शाया है। इसका रेडियस हम मानते हैं r, इधर भी रेडियस r है, तो हम कह सकते हैं कि इसका पोजीशन तो चेंज हो गया। पोजीशन चेंज हुआ एक एक्सिस के कह सकते हो रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने कह दिया थीटा, ठीक है ना। तो थीटा यहाँ पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिंपली कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो कहोगे सर एक्सेलरेशन का मेन वर्क क्या है, यहाँ पे स्पीड तो बढ़ नहीं रहा है, तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है तो उसका कंटिन्यूअसली उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वैसे सेंटर के टुवर्ड्स होगा, ठीक है। और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है तो उस बॉडी के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर की तरफ होगा। ये रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने r मान लिया, और a क्या है, इसके तरफ का एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की तरफ, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब देखना यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हम डिराइव करते हैं। जनरली देखो हम क्या करते हैं, इन दो वेलोसिटी, ये तो पोजीशन वेक्टर हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर हम क्या करें देखें तो यहाँ पर हमें दो वेलोसिटी वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक v1 और दूसरा v2। दोनों ही वेलोसिटी वेक्टर को हमने क्या किया, टेल से टेल को मिला दिया, इस वेलोसिटी वेक्टर को लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जानते हैं कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से अगर रिजॉल्व करना हो तो उसके टेल से टेल को मिला दो,
ठीक है, या फिर हेड से हेड को मिला सकते हैं। तो मैं क्या किया है इधर कि दोनों के टेल से टेल को हमने यहाँ पे मिला दिया है, ये V1 हो गया, V2 हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसको हमने मान लिया डेल्टा V, इसको क्या मान लिया, डेल्टा V मान लिया। आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू की बात करें तो हमें दिखाई देगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे V2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हो V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 आएगा, ठीक है। तो V1 को इधर भेज दो तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, V2 माइनस V1, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा इस फिगर के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो V2 क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू मिल गया डेल्टा V। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दें, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों का सेंट्रल एंगल सेम होगा और हम देख रहे हैं कि दोनों का ये रेडियस वेक्टर सेम है, तो कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर भी दोनों का सेम होगा, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि एंगल सिमिलरिटी से देखें तो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल फाउंड हुआ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ही ट्रायंगल एक बराबर हो जाएंगे, एक बराबर नहीं कह, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जब बराबर होंगे तो देखते हैं, एक बात बताओ P1 P2 का वैल्यू कितना होगा। हम देख रहे हैं P1 P2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है P1 P2, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। P1 से लेकर P2 तक का दूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो V इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। कहोगे सर V इंटू डेल्टा टी क्या है, V है इसका स्पीड और डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जनरली देखते हैं हियर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कह सकते हो द लेंथ ऑफ P1 P2, द कॉर्ड लेंथ ऑफ P1 P2, ठीक है ना, विल बी इक्वल्स टू अपॉन लिख सकते हैं आप Q1 Q2 विल बी इक्वल्स टू मिल जाएगा OP1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं, हाँ चलो ठीक है, Q1 Q2 और यहाँ पे लिख लिया OP1 अपॉन CQ1, ठीक है ना। यहाँ पे देखो P1 P2 का वैल्यू हमने लिख लिया V डेल्टा टी, Q1 Q2 का वैल्यू कितना है, डेल्टा V, ओके। इज इक्वल्स टू मिल गया OP1 का वैल्यू, OP1 है हमारा R और ये हम इसका स्पीड हमने V मान लिया, तो V है स्पीड। अब एक चीज़ ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो है डिफरेंट थे लेकिन स्पीड कांस्टेंट था, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड क्या रखा, V रख लिया है, V मैग्नीट्यूड है। अब देखते हैं R को इधर भेज दो और V को भी इधर भेज दो, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा V स्क्वायर बाई R, V इधर क्या मल्टीप्लाई होगा V स्क्वायर अपॉन R हो गया, R नीचे आ गया, ठीक है। और इधर मिल जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और आपने पढ़ा है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मिल जाएगा V स्क्वायर बाई R। और इस वेलोसिटी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है, इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लिख सकते क्या, वेयर A इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लगभग आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, सेम इसी फार्मूले से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी डिराइव कर लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक में मूव कराने का काम करता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर ट्रैक। तो सिंपली कह सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स वह फोर्स है जो किसी भी वस्तु को एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कराए, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसको FC से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, C सफिक्स में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मिल जाएगा, मास का m लिख लिया, ये जो बॉडी है, जो बॉडी मूव कर रही है, इस बॉडी का मास क्या हो गया, m हो गया। और एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा, हमने a लिख लिया यहाँ पे, चलो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मिल जाएगा m, a के जगह पे हम लिख लेते हैं V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो मिल गया सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मिल गया V स्क्वायर बाई mv स्क्वायर बाई R। ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो इस इक्वेशन को हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है V बाई R, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में R से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और R से नीचे भी। तो यदि R से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और R से नीचे भी तो क्या मिल जाएगा, MR
वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और आप जानते हैं कि वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहें तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर मिल जाएगा एम इंटू आर ओमेगा का स्क्वायर। यह भी मिल गया एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि इतने गर्मी में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद मैं हर रोज़ रात को एक एक वीडियो अपलोड करता ही जा रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास 9 से लेकर के अपर क्लासेस तक के जो वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करता हूँ, 9 से लेकर 12 तक के एकेडमिक वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, और बीएससी के कह सकते हैं आप बीएससी के पूरे सिलेबस को ही मैं कवर कराने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के वीडियोस को हम अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। सेकंड ईयर के ऑलरेडी हमने टू चैप्टर्स को अपलोड कर दिया है, और फर्स्ट ईयर का ये पहला चैप्टर अभी अपलोडिंग चल ही रहा है। एक एक लेक्चर आपके लिए लेके आता जा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी इस लिंक को शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। मिलते हैं गाइस, जय हिंद।